नमस्कार दोस्तों। देखो, कोरोना के बारे में हम सब ने पता है कितनी काफ़ी लोगों की मौत हुई, किसी ने अपने परिवार को खोया और किसी ने अपने नौकरी खोई। और इतना सब कुछ होने के बाद में काफ़ी देशों की तो इकोनॉमी आज तक सुधर नहीं पाई है। अगर मैं कोरोना के पहले हम बात कर लेते, देखो दिसंबर 2019 का टाइम था जब कोरोना का पहला केस चीन के वुहान के अंदर मिला था। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2019 के अंदर चीन के वुहान में निमोनिया के काफ़ी ज़्यादा केस आए। फिर बाद में पता चला ये सब क्या केस है, कोरोना के वायरस से निकले हैं। अब 13 जनवरी 2020 के अंदर चीन के बाहर कोरोना केस मिला थाईलैंड के अंदर। फिर 30 जनवरी 2020 में भारत में कोरोना केस मिला केरल के अंदर। फिर आगे चल के पूरी दुनिया के अंदर कोरोना केस मिलने लगे। फिर 11 मार्च 2020 के अंदर WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया। देखो, पूरी दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा कोरोना केस मिले, जैसे कि 63.8 करोड़ प्लस जो कोरोना केस सामने आए, जिसमें से 66 लाख लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज़्यादा देश कौन कौन से प्रभावित हुए थे? अमेरिका, भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील। इतने ज़्यादा कोरोना केस सामने आए कि काफ़ी लोगों की जो मौत हुई। अब देखा जाता है, अगर मैं रैंक के अकॉर्डिंग बात करें, सबसे पहले अमेरिका और 106 नंबर पे है चाइना, जिसके अंदर 2.6 लाख केस सामने आए थे, जिसमें से 5200 लोगों की जो मौत हुई है। देखो, अब चाइना इतना ज़्यादा प्रभावित है, चाइना को इतनी बड़ी समस्या है कोरोना से। अगर चाइना के अंदर 1 या 2 केस सामने आते हैं तो क्या करता चाइना? पूरे शहर के अंदर लॉकडाउन लगा देता है। जीरो कोविड पॉलिसी के ऊपर चला हुआ है, जिसकी वजह से चाइना के काफ़ी लोग समस्या में है, काफ़ी प्रोटेस्ट भी करते हैं। और अब इस चाइना की इकोनॉमी जो स्ट्रगल कर रही है इसको लेकर। और देखो, इतना ज़्यादा ये कोरोना खतरनाक था जिसे पूरे देश में हालत ख़राब कर दी थी। अब चाइना और पाकिस्तान कर क्या रहे हैं? एक ऐसा ही खतरनाक वायरस बना रहे हैं। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के रावलपिंडी के अंदर। और इतना ज़्यादा खतरनाक वायरस है जो कोरोना से सैकड़ों गुना खतरनाक है, और जिनका इस्तेमाल चाइना बायो वेपन्स के रूप में करने वाला है। अब हुआ ये, चाइना की जो हुआन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है एंड पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा चलाया गया है, जो डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम DSTO के नाम से जानते हैं, वो दोनों मिलकर चाइना के पाकिस्तान के रावलपिंडी के अंदर ऐसी इस लैब के अंदर बहुत सारे खतरनाक वायरसों बना रहे हैं। बात करें पहली बार अभी बात सामने आई, अभी बात सामने नहीं आई, ये 2020 के अंदर भी जब पहली बार सामने आई थी, ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार एंथोनी क्ले ने इस बारे में पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक ऐसे बहुत ही खतरनाक वायरस के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर 2020 में जब पाकिस्तान से पूछा भी गया था, जब पाकिस्तान से 2020 में पूछा गया था तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है FO, उसने कहा कि मना कर दिया। उसने कहा नहीं सर, हमारे पास तो ऐसी कोई लैब भी नहीं है जिसके लिए एक वायरस इसके ऊपर हम काम कर सके। ऐसी इस लैब कौन सी लैब चाहिए? उसने BSL-4। उसने कहा सर हमारे पास तो BSL-4 लैब भी नहीं, हमारे पास तो BSL-3 लैब है, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा इसके अंदर तो हम जो आगे आने वाले टाइम में जो हमारे जो खतरनाक जो बीमारी है उनसे लड़ने के लिए इस पर काम कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास तो BSL-4 लैब नहीं है। अगर मैं लैब की बात करूँ, BSL-1 क्या है, BSL-2 क्या है, देखो इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। बायो सेफ्टी लेवल BSL-1, ये 4 लेवल होते हैं, BSL-1, BSL-2, BSL-3 और BSL-4, जिसके अंदर BSL-1 के अंदर लो रिस्क वाले काम किए जाते हैं, BSL-2 में थोड़े हाई रिस्क, और BSL-4 के अंदर जो सबसे खतरनाक वायरस है, इन वायरस को स्टडी किया जाता है। और यही पाकिस्तान ने मना किया। उसने कहा कि हमारे पास तो BSL-4 लैब नहीं है, और उसने कहा कि हम BSL-3 के बारे में सारी जानकारी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को भी देते हैं। अब बात करें बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये शब्द आया कहाँ से है? देखो, जैविक हथियारों, ये मीन्स बायोलॉजिकल वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के लिए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन बनाया गया था 1972 के अंदर, जिसके अंदर 184 कंट्री शामिल है और 109 कंट्री ने इसके अंदर साइन किया हुआ है। भारत और चाइना ने भी इसके अंदर साइन किया हुआ है। और चाइना के पास BSL-4 लैब है, जो कि पूरी फंडिंग कौन करता है? चाइना। और BSL-4 के अंदर वो जहरीले और वायरस को स्टडी किया जाता है, और ऐसे बीमारी फैलाते हैं, ऐसे जो जानलेवा बीमारी फैला सकते हैं, इतने घातक वायरस ऐसी बीमारी फैलाते हैं जिनकी ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही इनका कोई इलाज है। अब बात करें या जब 1972 के अंदर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन लाया गया था, क्या इससे पहले भी किसी देश ने ऐसे जो जैविक हथियारों का यूज़ किया? हाँ, बिल्कुल किया है। 1347 का वो टाइम था जब 1347 में मंगोलिया सेना ने इसका यूज किया। मंगोलिया सेना ने प्लेग में संक्रमित लोग थे उनको जो मरे हुए लोग थे उनको ब्लैक सी की तरफ फेंक दिया था। जो ब्लैक सी का जो कनेक्ट किससे करता है? यूरोप से। तो फिर क्या है, उस पानी के द्वारा पूरे यूरोप में 4 साल में कम से कम 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद 1710 में
जब रूसी फौज स्वीडन से लड़ रही थी तो उस समय रूसी फौज ने क्या किया था, एस्टोनिया के तालिन में उनको इकट्ठा करके उनके ऊपर प्लेग से संक्रमित जो मरे हुए लोग थे उनको फेंक दिया था। और आगे चलकर 1763 में ब्रिटिश सेना ने पीटर्सबर्ग में डेलावेयर इंडियंस को इकट्ठा करके जो चेचक वायरस से संक्रमित लोग थे उनके ऊपर जो कंबल उड़ाए रखे थे उन कंबल को उनके ऊपर फेंक दिया। फिर आगे चलकर वर्ल्ड वार के अंदर भी इनका यूज हुआ। जब वर्ल्ड वार 1 के अंदर जब जर्मनी ने एंथ्रेक्स नाम का जैविक हथियार का इस्तेमाल किया था, पर उसके बाद जापान ने भी इनका यूज किया। जापान ने जब उस समय का जो यूएसएसआर था, उस समय के यूएसएसआर के सोवियत के जो जल स्रोत है, जो जल भंडार थे, उनके अंदर इनको मिलाया और ये वायरस जो फैला था। अब बात करें, चाइना इस वायरस का इस्तेमाल बायो वेपन्स के यूज़ में करने वाला है और पाकिस्तान सेना और चीनी सेना के पास ऐसी कई लैब है जहाँ पर ये वैज्ञानिक प्रयोग के बजाय वहाँ पर जो ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया को बायो वेपन के रूप में रिसर्च करते हैं उनके ऊपर। अब इस प्रोजेक्ट का जो उन्होंने क्या है, इस प्रोजेक्ट का उन्होंने टाइटल दिया हुआ है कोलैबोरेशन ऑफ इंजीनियर emerging infection disease and studies on biological control of vector transmitting disease। अब देखो चाइना से इतनी ज़्यादा दिक्कत ये है, जब 1984 के अंदर बायोलॉजिकल हथियारों को रोकने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन इसके अंदर शामिल हुआ, इसके ऊपर साइन किया, उसने कहा कि मैं आज के बाद ऐसे कोई जैविक हथियार या बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाऊंगा। फिर भी वो इसके ऊपर वो काम कर रहा है। साल 2003 के अंदर जब ऐसे लैब के अंदर ये रिसर्च कर रहा था और वहाँ से एक वायरस निकला था, सार्क वायरस, जिसकी वजह से चाइना के अंदर कम से कम 1807 केस सामने आए थे और 79 लोग जो जिनको मारे गए थे। हालांकि चाइना कभी ऐसे कोई ऑफिशियल डाटा को रिलीज नहीं करता, एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं। पर बात करें फिर जब चाइना के पास लैब है, फिर चाइना ने अपनी लैब यूज ना करके पाकिस्तान को क्यों चुना? पाकिस्तान के अंदर उसको ऐसा क्या मिला? देखो, चीन पहले तो कोरोना से को जन्म दे चुका, जिसकी वजह से दुनिया में वो पूरी दुनिया के निशाने पे आ चुका और ऐसा वो दोबारा नहीं करना चाहता। और जिसकी वजह से चाइना की जो इकोनॉमी वो स्ट्रगल कर रही है और काफ़ी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा चाइना दोबारा नहीं चाहता कि ऐसा कोई वायरस दोबारा चाइना के अंदर फैले। तो इसलिए चाइना को एक ऐसे देश की ज़रूरत थी जो उसको गुलाम रहकर उसका कभी ऐसा विरोध ना करे। तो उसको वो देश कौन मिला? पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना ने बहुत सारे फंडिंग उनको कर्ज दे रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चाइना के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो फंडिंग कौन कर रहा है? चाइना। और कल को बाय चांस कल को ऐसा कोई वायरस ऐसा कोई रिलीज़ होता है तो फिर क्या है, चाइना अपना पल्ला झाड़ लेगा। चाइना कहेगा ये वायरस कहाँ से रिलीज़ हुआ? पाकिस्तान से। अब क्या पाकिस्तान से पूछो, इसके अंदर हमारा कोई ऐसा हाथ नहीं है। ये सब कुछ जानकारी थी।